जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। बीजेपी की हुकूमत वाले मध्य प्रदेश में अवाम को बेवकूफ बनाने वाला गजब का सियासी तमाशा तो चल ही रहा है, साथ ही बीजेपी के पोस्ट होल्डर्स चिंदी चोरी पर भी उतारू हैं। दोस्तों, बीजेपी के दो नेता दूध वाले के मोबाइल चोरी करने में पकड़े गए हैं। इनमें से एक मंडल वाइस प्रेसिडेंट है और दूसरा आईटी सेल इंचार्ज यानी प्रभारी है। अब बताइए, भावनाएं आहत मंत्रालय के मुखिया और बाइकॉट गैंग के इंचार्ज इस पर क्या कहेंगे? वैसे बीजेपी का आईटी सेल अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। तमाम अंकलों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी करवाई जा चुकी है। दीपिका पादुकोण भी मॉमडन हो गई हैं। विश्व गुरु मुल्क के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सर को सुनिए। ऐसे ही लोगों की वजह से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। खुद सुन ले। उसका असली नाम क्या है मालूम है? किसका? दीपिका पादुकोण का क्या नाम है? वो मोहम्मदन लेडीज है। वो मोहम्मदन लेडीज है। अच्छा, हाँ, क्या नाम है चाचा? मोहम्मदन। अब नाम तो अभी हम थोड़ा सा माइंड से फ्री नहीं है, अभी आ रहे हैं किसी काम से। तो वो मोहम्मदन लेडीज है। अच्छा, दीपिका पादुकोण। हाँ, हाँ। आपको मालूम करना है तो आप इसका रिपोर्ट देखिए। हाँ। दीपिका पादुकोण का लाइफ हिस्ट्री देखिए। अच्छा, कि 21 प्रकाश पादुकोण कौन थे? कौन प्रकाश पादुकोण? कौन प्रकाश पादुकोण? उनके पिताजी हैं। हाँ, कौन थे? सब मोहम्मदन है। तो मोहम्मदन थे। जैसे कि राहुल गांधी मोहम्मदन है ना, सोनिया गांधी मोहम्मदन है ना, हाँ। उसी टाइप से सब। ये तो हमको पता नहीं। जवाहरलाल से मोहम्मदन का है। हाँ, वहाँ से वो प्रतीक है। हम आपको यह पादुकोण के बारे में जो बोल रहे हैं वो आप ग्राउंड रिपोर्ट का उसका लाइफ हिस्ट्री पता ही है। कहाँ से पढ़े थे ये लाइफ हिस्ट्री? मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ। मेरा एज 63। नहीं, तो ये दीपिका पादुकोण मुस्लिम है, कहाँ से पढ़े हैं? पढ़े हम चेन्नई की है, चेन्नई की रहने वाली है। नहीं, कोई सोर्स होगा ना सर, हम भी चेक करेंगे। सोर्स हम भी देखते हैं। हाँ। सोर्स हम भी पढ़ते हैं। वैसे मोदी सरकार ने संसद को खुशखबरी दी है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत। खुशखबरी यह है कि पिछले 5 साल में उद्योगपतियों के 10,09,511 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए हैं। 2014 से 2019 तक 6,66,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए गए थे, यानी कुल 16,75,511 करोड़ रुपए। अब बिकनी विकनी पर बहस का सिलसिला जारी रखें। हिंदू देश लुटने से नहीं, बिकनी के रंग से खतरे में ज्यादा आता है। वैसे बीजेपी के दो नेता के दूध वाले के मोबाइल चोरी करने से याद आया कि भारत के प्रधानमंत्री हर सभा में डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, पर लग रहा है कि ये करप्शन का डबल इंजन है। इसमें आम जनता का डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, बल्कि सिस्टम का फायदा उठाकर अमीरों को माला माल कर उनसे कमीशन के तौर पर जेब भरने का फिक्स्ड गेम चल रहा है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भी यही किया है। झोपड़पट्टी के लिए रिजर्व्ड 100 करोड़ लागत की 5 एकड़ जमीन नागपुर के 16 बिल्डरों को 2 करोड़ में दे दी, लेकिन अब कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। पर सीएम साहब को पता है कि एक सेंटा क्लॉज भी इस मसले को हल करने की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आखिरकार डबल इंजन की सरकार जो दौड़ रही है। वहीं एक और दिलचस्प खबर सामने आई है। दरअसल भारत के फॉरेन मिनिस्टर का बेटा मुकेश अंबानी के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में काम करता है। 29 अप्रैल 2016 को ORF को चीन से 7.7 लाख रुपए मिलते हैं। 4 नवंबर 2016 को 11.56 लाख और 1 दिसंबर 2017 को 50 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन मुल्क की संसद में इसका जिक्र होने पर यही फॉरेन मिनिस्टर देश के जवानों की आड़ लेकर तमाशा करते दिखते हैं।
और भारत की महान पब्लिक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिल रही मस्ती में लोटपोट है, मौज में है। दीपिका पादुकोण में मुसलमान ढूंढ रही है। एंड की तरफ बढ़ रहा साल 2022 और आगे 2023 में ग्लोबल मंदी की चौखट पर खड़ी दुनिया के एक हिस्से की इकोनॉमी सुसाइडल तरीके से ढह रही है और इस मुल्क की आवाम नफरती मजहबी अफीम चाट कर मौज में है। मुल्क का नाम है भारत। भारत एक तमाशेबाज शख्स का तमाशा देखकर तेल एक्सपोर्टर मुल्क बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ दलाली के बलबूते। अहम बात यह है कि उस दलाली का बड़ा हिस्सा भी तमाशेबाज के इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त की जेब में जा रहा है, जिसका नाम बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, सिवाय मुल्क की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को छोड़कर। दोस्तों, भारत जहां अपनी कुल खपत का महज 10 से 12% ही तेल पैदा करता है, वहां रूस से 30% सस्ता तेल खरीदकर दुनिया भर में बेचा जा रहा है और इसका फायदा साहिब के दोस्त को मिल रहा है। दूसरी तरफ मुल्क की फैक्ट्रियां प्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं क्योंकि देश के बाहर सस्ता माल बिक रहा है और यहां खपत घट गई है। नतीजा प्रोडक्शन 7% से गिरकर 4% पर आ चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर भारत की इकोनॉमी टिकी कैसे है, तो आपको बता दूं कि जानकारों के मुताबिक भारत की इकोनॉमी विदेशी इंपोर्ट पर टिकी हुई है। अब देश के एक्सपोर्ट का तकरीबन 42% हिस्सा उस रूसी तेल पर डिपेंडेंट है जो यहां से भेजा जा रहा है, यानी मुल्क बिचौलियों के किरदार में है। आज अगर रूस तेल बेचने से मना कर दे या चीन अपने यहां से भारत को सामान बेचना बंद कर दे तो एक हफ्ते में ही पूरी हवा निकल जाएगी। दूसरी तरफ देश के 20 करोड़ लोगों की जरूरतें पूरी करने वाली मुल्क की फैक्ट्रियां बाकी के 80 करोड़ भारत से बेफिक्र हैं, जो 5 किलो अनाज पर जिंदा है। नया भारत अब कहीं ज्यादा कमजोर और डिपेंडेंट मुल्क है। मौजूदा भारत में अवाम की आंखों के सामने ही उन सब पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेचा जा रहा है जो कोर सेक्टर के प्रोडक्शन का मजबूत हिस्सा थी। भारत की सिचुएशन उस फेरी वाले की तरह हो गई है जो मंडी से सस्ता माल उठाकर मुनाफा जोड़कर सड़क पर बेचता फिरता है। साथ ही मुल्क की डेमोक्रेसी को तिल तिल करके खत्म किया जा रहा है। ऑपोजिशन चीन पर चर्चा की मांग करता रह गया, लेकिन संसद में चर्चा की इजाजत ही नहीं मिली। पर चीन को लेकर तरह तरह के झूठ लगातार फैलाए जाते रहे और मीडिया इस झूठ की फैक्ट्री का सबसे बड़ा पार्टनर है। तवांग में चीन और भारत के सैनिकों की झड़प हुई। बताया गया कि हमारे जवानों ने बहादुरी से चीनियों का सामना किया और उनको खदेड़ दिया। इस बात पर शक की कोई वजह नहीं है क्योंकि भारत की एक पेशेवर और बेहद कैपेबल फौज है। सरकार की तरफ से कहा गया कि कुछ जवान मामूली जख्मी हैं, हालांकि उनका इलाज बेस कैंप में ना कराकर जवानों को एयरलिफ्ट करके गुवाहाटी लाया गया। जानकारों के मुताबिक वो कम से कम 7 दिन तक भर्ती रहे। उनकी तादाद और हालत के बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। अब सवाल उठाने वाले हर आदमी को देशद्रोही बोला जा रहा है, लेकिन डोकलाम, गलवान और अब तवांग पर चर्चा नहीं हो सकती है। क्या साहिब का नया भारत खुद पर हमलों का विरोध करने लायक भी नहीं रह गया है? खैर, अब तो हर इंसिडेंट पर सरकार यही रवैया अपनाती है, मतलब कोई जवाबदेही नहीं। पिछले साल की बात है, तकरीबन इन्हीं दिनों में भारत में पहली बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन को तलब किया था और उनके साथ एक बैठक करी थी। तब सवाल उठा था कि ऐसे हालात में साफ सुथरे चुनाव मुमकिन हैं? सबसे अहम बात यह है कि ज्यादातर मीडिया में इलेक्शन कमीशन से जुड़े सवाल गायब रहते हैं। गुजरात में 5 बजे के बाद 16 लाख वोट डलवाने का इल्जाम है, लेकिन खबर और सवाल दोनों ही गायब हैं। दोस्तों, देश की बर्बादी एक्सीडेंट की तरह नहीं होती जो आपको दिखे और आप बेचैन और परेशान हो जाएं। देश को पिछले दरवाजे से धीरे से चोरी चोरी करके बर्बाद किया जाता है, कभी जजेस को ब्लैकमेल करके, कभी इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाकर। ये काम लगातार चल रहा है। पिछले 8 सालों से ऑपोजिशन लगातार इल्जाम लगा रहा है कि मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया जा रहा है,
मौजूदा सरकार मुल्क को डेमोक्रेसी को मिटाने की हर कोशिश कर रही है। दोस्तों, वैसे मल्लिका अर्जुन खड़गे ने आज जो संसद में किया है, कांग्रेस और बाकी पार्टियों को वही काम मुल्क की गली गली में करना चाहिए या नहीं, ये अलग मुद्दा है। लेकिन सबको देशभक्ति और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटने वाली एक खास सियासी दल की दुखती नस सभी को पता लग गई है। वहीं जनता को भी जानना चाहिए कि कौन लोग चीन के एजेंट बने हुए हैं और कल अंग्रेजों के लिए दलाली कौन कर रहे थे। दरअसल सियासी तमाशा यह है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे ने राजस्थान की एक सभा में कहा था कि हमारे नेताओं ने देश के लिए जान दी। कांग्रेस के नेता फांसी चढ़े, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जान दी, उनके घर का एक कुत्ता भी नहीं मरा, लेकिन हमें देशद्रोही कहते हैं। इस पर बीजेपी वाले आज संसद में कहने लगे कि खड़गे माफी मांगे। खड़गे ने कहा कि जो बात मैंने सदन से बाहर कही है वो बात यहां कह दूंगा तो बीजेपी के लिए मुसीबत हो जाएगी। और उन्होंने वही बात फिर से दोहराई कि तुम्हारे संगठन के लोग आजादी के आंदोलन के वक्त अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे और आज तुम हमसे कह रहे हो कि माफी मांगो। वैसे बेहतर यह होगा कि बीजेपी वाले हंगामा करने की जगह कुछ आरएसएस नेता के नाम बता दें जिसने भारत की आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया हो, फिर आगे से कोई ऐसा नहीं कहेगा। पर दोस्तों, ये मुल्क सिर्फ नेताओं का तो नहीं है, ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये देश आपके पुरखों ने बनाया है। क्या आपको ये कबूल है कि इसे तबाह कर दिया जाए? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप देख लीजिए कि इन फर्जी सियासी तमाशेबाजों का क्या करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।